Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another SSC MTS 2024 का जो एग्जाम एनालिसिस वीडियो जो हम शेयर करते थे उसके लिए. And yes, in today's video we will be discussing all the important GKGS question जो कि आपके 14th of November 2024 के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे. Guys, this is a requested video by a lot of candidates because they wanted to see the questions जो कि 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे. 14 नवंबर का जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का अगर आपको एग्जाम एनालिसिस देखना है तो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल. आप जाइए, जरूर से देखिए. अगर आपने एग्जाम दिया है तो भी इट इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह का पेपर आया था एंड ऑल्सो कि आपने कितना पेपर करेक्टली आंसर किया है. अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया था तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जरूर से देखना, जिससे कि उनको पता चल जाए कि इस साल एसएससी एमटीएस का लेवल क्या रहा था. एंड और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि वो आपको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि नो मैटर वॉट फॉर व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग, आपको हर ही एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होता है उसको बूस्ट अप करते हैं. सो यस, विदाउट अ डाउट इंपॉर्टेंट वीडियो तो है ही, तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 14th ऑफ नवंबर की थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो एंड लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी. अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट and it will help us also to motivate ourselves and bring up with such informative videos, more and more informative videos. तो yes, do that जल्दी से ASAP. And also notification bell icon पे hit करना बिल्कुल मत भूलना, so that it will help you to get all the notifications as and when we come up with any informative video on our channel. So yeah, that's all about it. अब जल्दी से questions देख लेते हैं. तो गाइस, नंबर 1 क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के पेपर में, तो ये तो गाइस क्वेश्चन बनता ही था उस दिन. इट वाज चिल्ड्रंस डे और चिल्ड्रंस डे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया गया. सो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी, बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो गाइस, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है उस दिन. एंड एज अ टोकन ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी उसको बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th ऑफ नवंबर. सो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द वॉर ऑफ पानीपत. तो गाइस, बैटल जो हुए थे पानीपत के, बैटल ऑफ पानीपत वेयर फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था. तो पानीपत के वॉर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना, इट विल हेल्प यू गाइस. एंड अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो गाइस, जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. ठीक है. एंड कब लड़ा गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें जो इब्राहिम लोदी थे वो हार गए थे बाई बाबर. तो द विनर वाज बाबर, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था. सो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यही था कि इस बैटल ऑफ पानीपत में विच फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी ऑन 21 अप्रैल 1526, उसमें इब्राहिम लोदी जो थे he was defeated by Babur. So this was the whole and sole result of the war of Panipat, or you can say the battle of Panipat, the first battle of Panipat that happened. Okay, next question, who started the self reliant India employment scheme. तो guys, ये जो self reliant India employment scheme थी, the name itself suggest ये self reliance मतलब आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए लाई गई एक स्कीम थी गवर्नमेंट के द्वारा. एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम था, तो दिस एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज ब्रॉट अप बाय ईपीएफओ. तो जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसने इसको स्टार्ट करा था. सो ईपीएफओ इज द करेक्ट आंसर. And EPFO is, you must be knowing it, Employees Provident Fund Organization. ठीक है, तो फुल फॉर्म भी जान लेना because it is important. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र प्रसन्न से रिलेटेड पूछा गया था. जो गाइज राजेंद्र प्रसन्ना हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं. सो राजेंद्र प्रसन्ना इज नोन फॉर
प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपसे पूछा गया था. सो गाइज जो राजेंद्र प्रसन्ना है, ही इज अ शहनाई वादक, यू कैन से, वो शहनाई बजाते हैं. तो शहनाई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक पिंजर? एज आई ऑलवेज टेल यू कि बुक्स हुआ, ऑथर्स हुआ, नॉवेल्स हुआ, उनका राइटर कौन है, कब पब्लिश हुआ था, किसने पब्लिश किया था, बायोग्राफी हुआ, ऑटोबायोग्राफी हुआ, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो प्लीज इन्हें अच्छे से घोल के रट लो, अच्छे से पी जाओ. एवरी थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. सो जो पिंजर है, इस बुक के जो राइटर हैं वो है अमृता प्रीतम. तो अमृता प्रीतम इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. According to the census survey, oh my God, again a very important topic. 2011 की जनगणना, जिसमें से क्वेश्चन कैसे ना पूछे जाएं, चाहे वो सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, एरिया हो, कुछ भी हो, इट ऑल कम्स इन ऑल द एग्जाम्स. इट इज ऑलवेज आस्क्ड. तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना. अगर सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फीमेल लिटरेसी रेट से रिलेटेड था. ठीक है, टू बी नोटेड, टोटल कंट्री का लिटरेसी रेट नहीं था. इट वाज जस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि जो फीमेल्स का जो साक्षरता दर था वो क्या था. सो गाइस, इट वाज 65.5%, which is your correct answer. Okay, next question. Which classical dance is dedicated to the element of sky? Okay, so guys, जो कथकली डांस फॉर्म होता है, दिस इज समथिंग जिसमें ना अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स यूज होते हैं डांस फॉर्म में. इसमें जो स्काई एलिमेंट होता है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड दिस इज द रीजन वाई कथकली डांस फॉर्म इज डेडिकेटेड to the element of sky. So guys, Kathakali is the correct answer here. Okay, next question. Which Indian dynasty was related to the Empire of China? तो guys, इसमें जो कुषाण डायनेस्टी थी वो आपकी रिलेटेड थी एम्पायर ऑफ चाइना से. कुषाण डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और गाइस, ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है. मैं आपको जो सजेशंस आते हैं वीडियो के एंड में, 2 सजेशंस आते हैं वीडियोस के, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी उनके लिंक. यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट. ठीक है, तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है. ठीक है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी, जो उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ब्रह्मपुत्र, और इस साल गाइस जैसे कि हमने देखा था एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स थे जिनमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चंस आए हैं. सो यस, यू शुड प्रिपेयर. ओके, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पूछा गया था. मेन ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्र रिवर की है वो कुछ इस तरह से हैं. जैसे कि सुबासिरी है, रोंगा नदी है, जिकरोंग है, बुरॉय है, बुरगोंग है. तो गाइज ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र नदी की. इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा. वट एवर इज गिवन इन द ऑप्शंस अमंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, तो वो सही होगा आपका. Okay, next question. How many fundamental duties were added to the Indian Constitution in 42nd Constitutional Amendment Act 1976? So guys, ये सब तो हम जानते ही हैं कि जो fundamental duties which are 11 today, ठीक है, जो कि आज 11 fundamental duties हैं, पहले 11 नहीं थी. पहले it was only 10 fundamental duties. ठीक है, वो तो 1982 का फिर जो Constitutional Amendment Act आया था उसके तहत उसमें add on करा के it all became 11 in the end. बट 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल नेम पूछा गया था आपको लाइमस्टोन का. सो गाइस, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन? तो गाइस, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, CaCO3 if I'm not wrong. So that is the chemical formula for limestone. Okay, next is, in which article of the Indian Constitution does the right to vote come? Okay, so Article 326 is something that states about the right of each and every citizen who has the right to vote. ठीक है, तो ये जो right to vote वाली जो चीज होती है, ये भारतीय संविधान के जो आर्टिकल अनुच्छेद 326 है उसके तहत बताई गई है. आर्टिकल 326 is the correct answer.
ओके, नेक्स्ट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इज व्हाट नंबर अधिनियम? तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 106 नंबर का अधिनियम है जो कि पारित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सो 106 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट में, एंड इट हैज अ बेयरिंग ऑन द रिजर्वेशन प्रोविजंस फॉर SCs and STs in the parliament as per the provisions of article 330 and 331। तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Okay, next question. Where were the sixth youth games held in 2024? So just sixth youth games आपके हुए थे that happened in the year 2024. It happened in Tamil Nadu. Next is what was the mascot of the 37th national game? तो guys इसका correct answer है मोगा। Okay, so guys गोवा जो थी गोवा ने होस्ट किया था 37th जो नेशनल गेम्स हुए थे, और जो मैस्कॉट है 37th नेशनल गेम्स का उसको नाम दिया गया था मोगा, विच वाज अनवील्ड इन गोवा इटसेल्फ बाय इट्स चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली। ठीक है, ये जो मोगा नेम जो था इट वाज गिवन बाय द गोवा पीपल ओनली एंड इट वाज अनवील्ड इन गोवा ओनली बाय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत देन एंड देयर इन गोवा ओनली। जो मैस्कॉट है इट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन बाइजन, और जो वर्ड मोगा है इट डिराइव्ड फ्रॉम कोंकणी लैंग्वेज। कोंकणी इज काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन गोवा, ठीक है, विच इज स्पोकन बाय द गोवन पीपल। सॉरी, विच बेसिकली मीन लव। ठीक है, मोगा का जो मतलब होता है इन द कोंकणी लैंग्वेज इट इज लव। And during the launch event, the National Games jersey were also unveiled. So this is something related to the 37th national game that happened in Goa this year. So you should know all the details. Okay, as I just told you कि जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च करा था मैस्कॉट नेम्ड मोगा जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडियन बाइजन, एंड जो 37th नेशनल गेम्स हुए थे उनके लिए। Okay, guys, so the next question, that which is the largest tower of 73 meters. So, guys, we recently visited Qutub Minar, and I can so relate to this particular question. क्योंकि जो कुतुब मीनार है, it is very tall. You know, a height of 73 meters. Can you even imagine that how tall it is? So, the largest tower है, which is of 73 meters, is Qutub Minar. So, Qutub Minar is the correct answer. And there are multiple tomb are also there where this Qutub Minar is situated. So you guys can visit that out somewhere in time, and please visit and look for other tombs also. For example, I remember it was tomb of Iltutmish, which is also there. So yeah, 73 meters largest tower is Qutub Minar. Okay, next question. Rajendra Prasad is related to which musical instrument? तो guys जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो flute बांसुरी बजाते हैं, he's a बांसुरी वादक, तो flute is the correct answer. Okay, next question. When was the practice of sati abolished for the first time in India? Okay, make it O here. So guys जो सती प्रथा थी it was basically abolished in the year 1829. So 1829 आपको याद रखना है, एंड किसके द्वारा करी गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। जो बंगाल का सती रेगुलेशन था विच वाज रेगुलेशन 17, इट वाज पास्ड बाय देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि उस समय में जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने इस सती प्रथा को इलीगल बोला था, माना था, और फिर उसको रिमूव करवा दिया गया था, अबॉलिश करवा दिया गया था। जितने भी जो ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे थे वहां पर सती प्रथा को इलीगल साबित करते हुए उसको अबॉलिश कर दिया गया था। सो गाइस जो बंगाल का सती रेगुलेशन था एज आई जस्ट टोल्ड यू, उसने बैन कर दिया था सती प्रैक्टिस को सभी ज्यूरिसडिक्शंस में जो भी ब्रिटिश इंडिया के थे, और दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड एंड पास्ड ऑन 4th of December 1829, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड अगर आपको गवर्नर जनरल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो जो भी इंडिया के वाइसराइज रहे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो देखना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
ओके, रेगुलेशन की अब हम बात करें तो जो रेगुलेशन था, इट डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सती एज रिवोल्टिंग टू द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड इट डेफिनेटली वाज समथिंग रिवोल्टिंग. And yes, in December 1829, Lord William Bentinck, who was the first Governor General of British ruled India, banned sati, the ancient Hindu practice of a widow immolating herself on her husband's funeral pyre. So this was something जो कि abolish करवा दिया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976. तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. सो यस, व्हिच स्टेट इज द सेंटर ऑफ हुगली इंडस्ट्रीज एरिया? सो गाइस, वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर. So yes, guys, that's it. Those were the very important GKJS questions जो कि आपके 14th of November के third shift के paper में पूछे गए थे. I hope you liked it and found it informative. If yes, then don't forget to like, share, and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you guys are going to get all the informative video on a timely basis. Okay, guys, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates. And yes, one more thing, guys, if you have any query, question, any suggestion, any recommendation, or anything just like that, so you guys can comment down below in the comment section. We will come up with a solution for all of that. Okay, thank you so much.